अभिषेक बैठिए। थैंक यू। अभिषेक, आप प्रयागराज से ही हैं? यस सर, मेरा मूल निवास प्रयागराज है, बाकी अभी रेसिडेंशियल एड्रेस फतेहपुर। अच्छा, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जन्म आपका प्रयागराज में हुआ? यस सर। चलिए, अच्छी बात। प्रयागराज में आपका जन्म हुआ है, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, यस सर। बारिश करवा नहीं रहे हैं, क्या कारण है? सर, बारिश के रीजन जो अभी हाल फिलहाल में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज और मानसून का मिक्सअप है। जो पहले मानसून में ब्रेक्स आ रहे थे, वो तो नेचुरल ब्रेक्स थे, वो उसके अलग रीजन्स थे। बट रिसेंट में जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन या वेरिएशन हो रहा है उसका रीजन क्लाइमेट चेंज है। बेसिकली लोकलाइज्ड इम्पैक्ट भी है और ग्लोबल जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं रीजन, उसके इम्पैक्ट के थ्रू भी जो है मानसून में अभी इसका एक्चुअल प्रिडिक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। अभी इस पर फर्दर स्टडी और रिसर्च चल रहा है, उसके बाद ही फाइनल निकल के आ पाएगा कि क्या बेसिकली इतना वेरिएशंस क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम इवेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। अगर बारिश हो रही है तो वो विद इन 1 आवर 2 आवर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपका ज्योग्राफिकल थॉट से वो तो कहता है कि जहाँ लो प्रेशर जनरेट ज़्यादा होगा, हाई प्रेशर से हवाएं आएंगी, यस सर। तो वहाँ बारिश पर्याप्त होगी। और आप खुद महसूस कर रहे होंगे प्रयागराज जो है टेम्परेट जोन बना हुआ है। यस सर। तो यहाँ तो लो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, फिर वर्षा नहीं होना एक चिंता की बात है। लो प्रेशर सर एक कंडीशन है विंड को अट्रैक्ट करने के लिए, बट विंड का राइज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ मेनली जो वर्षा होती है साउथ ईस्ट मानसून से होती है। यस सर। है ना? साउथ ईस्ट। और हिमालय से टकरा कर हवाएं आती है यहाँ और Yes, वर्षा होती है। यस सर। तो वो फेनोमेना तो हो ही रहा है। यस सर, डेफिनेटली हो रहा है। और बट एक ट्रॉपिकल जो साइक्लोन डिप्रेशन बनते हैं बंगाल ओशियन में, वो भी पुश होके आते हैं थ्रू द जो ईस्टर्ली ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के थ्रू, तो उससे भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बट बेसिकली अभी वो डिप्रेशंस की कभी कभी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा भी बन जा रही है, कभी कम बन जा रही है। वो रीजन्स क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से शायद बारिश का, क्योंकि मानसून नहीं आया ऐसा नहीं है। दिल्ली में भारी बारिश हो रही है, Yes. कहीं ना कहीं हवा यहीं से क्रॉस कर गई है। यस सर। आईएमडी ने सर इनिशियली प्रिडिक्ट किया था नॉर्मल मानसून ही रहेगा, बट सर इस बार वेरिएशंस ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम इवेंट्स के रूप में ये मतलब हमारे सामने आ रहा है। तो उसके एग्जैक्ट रीजन सर अभी नहीं। अब इससे ये बताइए, इलाहाबाद जो प्रयागराज है, यस सर। प्रयागराज का नाम परिवर्तित कर देना कहाँ तक प्रासंगिक लगा आपको? सर ये इलाहाबाद नाम में क्या कमी थी? सर नाम सच में कोई कमी नहीं होती है, बट ये स्टेट का प्रेरोगेटिव है कि वो नाम अपना चेंज कर सकते हैं। ये ओवर द पीरियड पहले भी होता आया है और अभी भी हुआ है, तो वो सर गवर्नमेंट पे है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के सामने जो जो प्रॉब्लम्स अभी हैं सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल रिलीजियस, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए क्या इसको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए? नाम चेंज प्रायोरिटी पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब आप अपना विचार दीजिए सर। सर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसको हमें दोनों प्रॉब्लम हम लिंक नहीं कर सकते हैं। दोनों प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से भी देखी जा सकती है। नाम चेंज करना एक अलग वे में देखा जाए। मेरा ये कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट के सामने तमाम समस्याएं पड़ी हुई, यस सर, उनको बाईपास करके, है ना, शहरों का नाम परिवर्तित करते रहना, ये कहाँ तक प्रासंगिक है? सर आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर व्हाई, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट टू स्टेट। पहले भी होता आया है और आगे भी शायद ये होता ही रहेगा। तो मैं इसको सर एक सेपरेट इशू के रूप में, प्रयागराज में पिछले एक डेकेड में, अच्छा तो 2 डेकेड में चूंकि आपका जन्म हुआ, ये पिछले 1 डेकेड में क्या अंतर देख रहे हैं आप? सर कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हुई है। जो पहले जो ये नेशनल हाईवे 2 था, जो रिसेंटली 19 उसका नया नाम है, वो वाइडन हो रहा है। एक तो इस रिसेंट डिकेड में, पहले उतना नहीं सही था। और फिर इसके बाद जो माइग्रेशन भी यहाँ से ज़्यादा था पहले, तो वो कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब एक समय ऐसा आया था 2009-8 के पास, जहाँ पे यहाँ पहले ये एजुकेशन सिटी के रूप में जाना जाता था, तो यहाँ से लोग दिल्ली की तरफ जा रहे थे, बट फिर से वापस अब यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि नए प्रारूप पे जो नई मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश मीडियम की अगर हम बात करें तो पहले ये हिंदी मीडियम का ज़्यादा हब था, तो वो थोड़ा सा प्रिवेंट हो रहा है। नई कोचिंग आ रही हैं और नए इंस्टीट्यूट बिल्डअप हो रहे हैं, और भी नए इंस्टीट्यूट जैसे लॉ यूनिवर्सिटी
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोली जानी है। इसका बड़ा कारण दिल्ली में जो एजुकेशनल हब के रूप में मुखर्जी नगर था या बाकी जो भी राजेंद्र नगर था, यस सर। उसका कमजोर होना तो नहीं है? क्योंकि अब दिल्ली में मुखर्जी नगर में अब वो रुतबा नहीं है। अगर आप Yes, पूरे मुखर्जी नगर में घूमिए तो वनडे कोचिंग इंस्टीट्यूट भरे पड़े हुए हैं। यस सर। यस सिविल सर्विसेज का जो रुतबा होता था पहले मुखर्जी नगर में, यस सर। है ना, गढ़ बनाया जाता था, अब वो पूरा वो तिलस्म टूटा है कह लीजिए। यस सर। अब कोई इक्का दुक्का कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ स्टैंडर्ड का नहीं। यस तो जो दिल्ली की असफलता भी अब यहाँ बच्चों के माइग्रेशन को रोका गया हो, यस सर। क्या आप ऐसा मानते हैं? ये सब मानते हैं, क्योंकि सर डिजिटाइजेशन की वजह से जो है अब जो भी बेस्ट टीचर हैं वो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी आके एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और डिजिटाइजेशन की वजह से जो पहले जो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट थी जो उतना बेटर शायद नहीं अंदर दे पा रही थी, क्लोज्ड थी, अब उनको कंपटीशन का सामना फेस करना पड़ रहा है और पूरे सबके सामने आके अपने आप को सही तरीके से एक्सपोज करना पड़ रहा है। तो अब जो बेस्ट चीज़ है वो स्टैंड आउट होकर सामने आ रही है, तो वो रीजन बाउंड अब नहीं है। तो अब वो दिल्ली का उतना थोड़ा सा जो डिग्रेड होने का रीज़न है और उस इलाहाबाद के राइज होने का इस एजुकेशन के मामले में। और बाकी लेबर माइग्रेशन में क्या देख रहे हैं आप? लेबर माइग्रेशन से जब आपने खुद बताया ना कि पहले 2008-9 में माइग्रेशन यहाँ हर तरह से ज़्यादा यस था, सर। यस सर। तो मैंने बड़े बड़े शहरों में प्रयागराज और उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा था लेबर का, यस सर। बड़े शहरों में। यस सर। अब उसमें क्या देखते हैं बदलाव? क्या अभी भी वैसे ही बना हुआ है, कमी आई है और बढ़ गया है? नहीं सर, कमी आई है। जैसे अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कई लोग वापस आए हैं, उन्होंने अपने ये एंटरप्रेन्योरशिप काइंड का जो है बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उसमें हमने कई लोगों से बात भी की, 2-3 लोग हमें ऐसे मिले हैं जो पहले मुंबई में सैलून खोल रखे थे और वापस आने पे यहाँ पे चालू कर दिया है। तो माइग्रेशन डेफिनेटली रुक रहा है। इसके बाद जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वेदर इन फॉर्म ऑफ ये कनेक्टिविटी या जो नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उस वजह से भी माइग्रेशन रुक रहा है। क्योंकि इलाहाबाद रिसेंट अगर डिकेड की बात करें तो एक अलग तरीके से इस सिटी को देखा जा रहा है अब डेवलपमेंट के रूप में, क्योंकि ये एक नोडल पॉइंट के तरीके काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ से एमपी के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और उधर बिहार और वेस्ट बंगाल भी वेल कनेक्टेड है, दिल्ली भी वेल कनेक्टेड है, एक सेंट्रल रीजन के रूप में देखा जा रहा है। तो इस वजह से इस पर डेवलपमेंट के भी काम ज़्यादा चल रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा आ रही हैं। माइग्रेशन रुकने से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कोई अंतर नजर आया आपको? माइग्रेशन रोकने सर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मेरा जहाँ तक मानना है कि वो क्योंकि जो लैंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से अब लोगों के पास बड़े लेवल पे लैंड फॉर्म साइज नहीं है, तो जिसपे मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी माइग्रेशन रोकने से ही अगर हम माइग्रेशन रोक जाएं और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव बढ़ जाए, इसको मैं ऐसे लिंक करके नहीं देखता हूँ सर। मेरा मानना है कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, सीड्स वेराइटीज़ हैं और जो नए लैंड रिफॉर्म है, फॉर एग्जांपल लैंड लीजिंग या पूलिंग करके, वो सब अगर जब ग्राउंड लेवल पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में तब शायद ज़्यादा डिफरेंस नजर आए। आप चाहे जितना भी डेवलपमेंट कर लीजिए, लैक ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस, आपको लगता है कि यूपी बिहार जैसे राज्यों में जहाँ लिटरेसी परसेंटेज बहुत कम है, लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज को के प्रति इतना अवेयर हैं कि जो योजनाओं का परिणाम लिया उसका लाभ उठा पाएँ वो? सर अवेयरनेस अब बढ़ रही है डिजिटाइजेशन की वजह से। और पहला एक्चुअली सर पहले मैंने देखता था, जनरली जो मैंने फील किया यूपी में काफ़ी ज़्यादा ओपन और एक्सपोजर नहीं था लोगों का। लेकिन अब रिसेंट में डिजिटाइजेशन की वजह से और नंबर ऑफ जो सिटीज़ हैं आपस में इंटरेक्शन कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो लोग इंटरेक्शन करने की वजह से अब लोग चीज़ों को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं और जो उनके राइट्स हैं उस बारे में भी अवेयर हो रहे हैं और जो उनके लिए प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ हैं सब चीज़ों को लेके अवेयर हो रहे हैं और उसका ज्वाइन भी कर रहे हैं, इनरोल भी करा रहे हैं अपने आप। अच्छा, आपका जो एजुकेशन है बीटेक, यस सर। कहाँ से कर रहे हैं? सर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ से मैंने क्या योगदान है इसका समाज में, बीटेक का सोसाइटी में? सर बीटेक एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, तो पर्टिकुलरली जिस स्ट्रीम से अगर किसी स्टूडेंट ने किया हुआ है तो उसका एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन रहता है। जैसे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से ब्रांच से किया है, तो माइट बी एज डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं दिखेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, बट इन समाज में आई हैव आस्क्ड इन सोसाइटी, यस सर, समाज में क्या योगदान है, मैंने पूछा आपसे। समाज में तो सर एक तो लिटरेसी, क्या आप मान के बैठे थे क्या कि आपसे पूछा जाएगा प्रशासन में क्या योगदान है? आपको वही सुनाई पड़ रहा है। नो सर, मैंने आपसे पूछा था समाज में क्या योगदान है। समाज में सर एक तो ओवरऑल लिटरेसी इंप्रूवमेंट तो करता ही है सोसाइटी का, और
आपने केमिकल इंजीनियरिंग यस क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग का कोई व्यवहारिक उदाहरण बताइए। यहाँ पर जो बैठे हैं आप, यस सर। कुछ केमिकल इंजीनियरिंग दिख रही है आपको? यहाँ पे सर जैसे उसमें मैंने ट्रेनिंग जो है प्लास्टिक मॉड्यूल जो डिजाइन होता है उस पर किया था, तो प्लास्टिक के अगर उपयोग को मतलब कम किया जाएगा तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो ये उपयोग दिख सकता है यहाँ पे, जो प्लास्टिक बॉटल्स और ये क्या प्लास्टिक प्लास्टिक से क्या नुकसान हो रहा है? प्लास्टिक पहला बात तो सर इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 100 ईयर 200 ईयर डिग्रेड होने में लग सकते हैं, तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर ये जमा होता है कहीं पे इसका जमा होता है तो उस पर टॉक्सिन्स बैक्टीरिया एक्सेट्रा हो सकते हैं और वो स्प्रेड हो सकते हैं। जो हम प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं, यस सर, क्या इसके नुकसान होते हैं? इसका नुकसान यही है सर, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल टॉक्सिक एलिमेंट्स। सपोज करिए कि हम हैं गांव में यस सर, और हम कुछ नहीं जानते हैं, Yes. हम प्लास्टिक के कप में चाय पी रहे हैं, यस जो काली वाली पन्नी है Yes, उसमें सब्जी ला करके समोसा और दम आलू होता है उसको खा रहे हैं। सर। अब आप हमको बताइए, समझाइए। सर बेसिकली यही हो सकता है कि जो सर केमिकल ये समझिएगा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं बिल्कुल, हम ऐसे समझ नहीं पाएंगे जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जी। केमिकली रिएक्शन, इन्फेक्शन, ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं। तो सर मैं उनसे यही कह सकता हूँ कि सर जो है कि ये एक कैंसर के फॉर्म में आपके सामने आ सकता है, इसके कंसिक्वेंसेस। आप ऐसे भारी शब्दों, कैंसर के फार्म में कंसिक्वेंसेज, वो कुछ नहीं जानता है व्यक्ति, आपकी मतलब साधारण हिंदी नहीं समझ पा रहा है, आप उसके सामने कैंसर फार्म, कंसिक्वेंसेज, इस प्रकार भारी तो सर भारी उसके अंग्रेजी अदर बोल- बेनिफिट्स गिना सकते हैं, जैसे कि आप उसको समझाइए, आप समझिए कि आप जो है एक इस प्रकार से समझिए कि एक बहुत बड़े विचारक ने कहा है कि हमें विद्वानों की तरह चिंतन करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और जब आम जनता के बीच में जाएं तो उनको मूर्खों की तरह बोलकर समझाना चाहिए। आप ऐसे बोल कर समझाइए। सर उनको हम प्लास्टिक के कम यूज करने के फायदे बता सकते हैं कि अगर आप अपना बताइए, हमको बताइए। अगर आप अपना ट्रेडिशनल जो जिसमें पीते थे उसको अगर यूज करते हैं तो शायद उससे आपकी इकोनॉमी भी सस्टेन रहेगी। यार क्या बोल रहे हैं, उसको सस्टेन इकोनॉमी, हमारी बात समझ रहे हैं ना हम Yes, क्या sir. पूछना चाह रहे हैं आपसे? लेमैन लैंग्वेज में समझिए। हाँ, तो फिर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप तहसील में के अधिकारी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, और उस ग्रामीण परिवेश में जाएंगे जहाँ आपको एटीट्यूड भी चेंज करना है आपस में। जैसे मान लीजिए को अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए नहीं भेज रही है, छोड़िए केमिकल को बात छोड़िए, नहीं मान लीजिए दिक्कत हो रही है, हम आपको जो आपका वास्तविक पद है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो वो मैं आपको दे रहा हूँ। एक महिला है, वो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए नहीं भेज रही है और कह रही है कि ये जो है पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा और हम जो है इसकी शादी कर देंगे, जैसे अन्य की शादी हुई थी। अब आप उसको समझाइए, वहाँ पर तैयार करिए उसको स्कूल में भेजने के लिए, स्कूल में भेजने के लिए तैयार करिए उस माँ को जो कि शिक्षा का इम्पोर्टेंस नहीं जानती। उसको केवल इतना पता है कि बेटी होने का मतलब है कि खाना, चूल्हा चौका और शादी। सर उनको हम बैठ के समझाने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा के फायदे भी बताएंगे उनको, और भी समाज की जो वो समझे कि वो माँ मैं ही हूँ। मुझे बताइए सर मैं और भी जो उसी समाज के कुछ लोग होंगे अगर जो मत आपका क्या काम रहेगा? सर मैं उनको इम्पोर्टेंस बता सकता हूँ। बताइए ना, बताइए। एजुकेशन का कि अगर आप इनको पढ़ाती हैं तो आगे बहुत ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और टाइम आपका। कभी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें? सर एग्जैक्टली सर वर्ड्स नहीं आ रहे हैं लेमैन वाले। क्यों? आपको उन्हीं के बीच में से उन्हीं की कल्याण के लिए आपको जाना है। मतलब एक, आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो Yes, sir. कि जो अधिकारी होता है उसका एक बहुत बड़ा काम होता है चेंज दी निगेटिव एटीट्यूड्स, यस सर, जो उनके नकारात्मक अभिवृत्ति है उसको परिवर्तित करके बिल्कुल सही दिशा में ला देना। यस ठीक है, तो अशिक्षा और बेटी को ना पढ़ाना बहुत, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं समाज में। यस आपको वहाँ पे जाना भी है, समझाना है, तो कैसे क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल गांव से संबंधित नहीं रहे हैं, सर मेरी गांव से जुड़े हुए नहीं रहे हैं। सर इतना ज़्यादा नहीं रहा हुआ है हमेशा। आप वहीं सर्विस कर रहे हैं? नहीं सर, सर्विस अभी नहीं कर रहा। अच्छा, मेरी पढ़ाई सर जो है कानपुर, लखनऊ, और पिताजी क्या करते रहे हैं? पिताजी सर मेरे टीचर हैं। ठीक। आप बीटेक करके इधर आ रहे हैं सिविल सेवा में, यस सर। आपको नहीं लगता कि बड़े फारसी बेचे तेल वाला उस पे दर्द हो रहा है? नहीं सर, आपने पढ़ाई इतना उच्च स्तरीय की है।
और काम करेंगे वही वाला। एडीएम का काम क्या होता है? छोटे मोटे कार्यों को निरीक्षण करना। कोई बहुत ऐसा इंटेलेक्चुअल वर्क तो होता नहीं है। उस कार्य को तो कोई भी कर सकता है। यस आपको लगता नहीं है ये? सर, मेरा मानना है कि सर ग्रेजुएशन एक तो रिक्वायरमेंट थी इस सर्विस के लिए, और उस समय इतना आदमी ने सोचा नहीं था कि ग्रेजुएशन करके और मतलब बीटेक करेंगे और उसके क्या होंगे। उसमें डायरेक्ट एम ये था कि सिविल सर्विस में जाना है, और घर वालों का भी था कि जो है आपको बीटेक के थ्रू जाना है। तो उस समय अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन उतना ले नहीं पाए, तो शायद इस वजह से। पर बीटेक करते वक्त और भी और एक चीज़ ये भी है कि सर मेरा मानना है कि जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं उसका वो कहीं ना कहीं तो आपके काम हो। बीटेक के भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, ज्योग्राफी भी पढ़े होंगे। यस सर। और नेचर इसका, वर्क का नेचर क्या है जो जिस एग्जाम में जा रहे हैं आप, है कि नहीं? यस तो आपको वो लगता है कि नहीं कभी? लगता है सर। इनिशियली मैंने सोचा भी था कि उस समय वही मैं बोल रहा हूँ, बीटेक के पहले मैंने सोच नहीं पाया था, लेकिन बीटेक करते वक्त मुझे लगा कि शायद मैं केमिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट रखूं, बट जब उसमें देखा कि ऑप्शन नहीं था। क्या कारण दिख रहा होगा जो आईआईटी वाले लड़के जिनको कहाँ दूसरी चीज़ों में जाना चाहिए, वो आज चले आ रहे हैं कलेक्टर बनने, डिप्टी कलेक्टर बनने आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं इसमें जो धरा है? सर ये एक तो अपने रुचि की बात होती है, और क्षमता पोटेंशियल रियलाइजेशन की भी बात होती है। अगर किसी को लगता है कि हम इसमें बेस्ट सर्व कर सकते हैं तो अपना ट्राई करते हैं, जैसे मेरा मानना है। कहीं आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं दिख रही है? सिक्योर लाइन दिख रही है वो? नो सर, मेरा ये मानना नहीं है जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि सर वो तो आपके फाइनल जो आपका स्टेटस है किसी भी अगर जॉब को ज्वाइन करते हैं तो वो तो सर आपके एक्शन से ही रिफ्लेक्ट होगा। एक्शन ही आपके स्पीक करेंगे। तो अगर आप हाई पोटेंशियल या एक्सपेक्ट करते हैं ये सेल्फ तो आप स्टीम। ज्योग्राफी का चुनाव क्यों किए बीटेक करने के बाद? सर एक तो मेरा 10th तक हिंदी मीडियम था और उसके बाद इंग्लिश मीडियम चेंज किया था। तो इनिशियली आई वाज नॉट कंफर्टेबल मच इनफ इन लैंग्वेज राइटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग। तो एक ये फियर था कि शायद हम कोई और सब्जेक्ट लें तो हम ना कर पाएँ अच्छा। इसलिए एक जियोग्राफी था कि चलो थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो सही ऑर्डर से लिखेंगे तो शायद नंबर मिलेंगे। पहला रीज़न तो ये था सर। दूसरा रीज़न ये था कि केमिकल इंजीनियरिंग एज ए सब्जेक्ट था नहीं सर इसमें आप चूज करने के लिए। केमिस्ट्री थी, तो देयर वाज डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग पूरा अप्लाइड हो जाता था सर, और केमिस्ट्री में वो बेसिक केमिस्ट्री थी। तो तीसरा कारण क्या है? क्या सर? तीसरा कारण क्या है इस सब्जेक्ट को करें? इस सब्जेक्ट चयन करने का तीसरा कारण क्या है? अच्छा, तीसरा कारण क्या है? हाँ, तीसरा कारण सर ये हो सकता है कि सर जब मैंने उसका सिलेबस रेफर किया और अदर सिलेबस भी रेफर किए तो मुझे जियोग्राफी का ये लगा कि अपने बचपन में भी कुछ रिवर्स नेचुरल हमने पढ़े हैं तो शायद कनेक्ट कर पाए बेटर। अच्छा ये बताइए, डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम एक ही होता है कि दोनों अलग अलग पद हैं? सर गेस कर सकते हैं अगर आप लोग। सर शायद एसडीएम एज एन एसडीएम शायद कुछ मजिस्ट्रेट पावर आती हूँ, और कलेक्टर वर्ड जो है डिप्टी कलेक्टर वर्ड बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड। पहले किसका चार्ज लेता है? पहले सर शायद एसडीएम का चार्ज मिलता है। ठीक है। चलिए, थैंक यू अभिषेक जी।